कल का टॉपिक जिसने नहीं किया था कृपया करके पूरा लेक्चर देख लेना। छोटा सा था, सिर्फ आधे घंटे का लेक्चर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत था। ठीक है, क्विक रिकैप छोटा सा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम किया था, जिसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू होते हुए हमने वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी। अगर एक बार क्विक रिकैप की तरह बात करें तो वेलोसिटी कैसे निकली थी? वेलोसिटी होती क्या बच्चा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। हमने जो पोजीशन थी, पोजीशन क्या था हमारे पास? पोजीशन को हमने रिप्रेजेंट किया था y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो निकलेगा वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हुए निकलेगा भी क्या? a कांस्टेंट है, sin का डेरिवेटिव क्या निकला था? cos ओमेगा t प्लस फाइ नॉट। फाइ नॉट हमारे पास इनिशियल फेज, और ओमेगा t प्लस फाइ नॉट में फाइ नॉट का डेरिवेटिव 0, ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल। इसी को हमने पूरा डेप्थ में किया था कल। ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइ नॉट। अब इसके अंदर जब हमारे पास ये वैल्यू आई थी, हमने फर्दर क्या किया? cos को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा अंडर द रूट, और मैंने साइन की वैल्यू y स्क्वायर बाय a स्क्वायर करके इस फॉर्म में वेलोसिटी को रिलेट कर दिया था पोजीशन के साथ। ऐसे ही हमने निकाला फिर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी की वैल्यू आई है उसका डेरिवेटिव कर दो, तो cos का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन, और वो साइन जो आएगा उसको मैं y की टर्म्स में लिख सकता हूं। और वहां से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू जो निकाली थी वो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y की टर्म में निकाल दी थी। मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, उन्हीं को यूज करते हुए फिर हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली थी। इन सबसे होते हुए नेक्स्ट टॉपिक अपना आया था टोटल एनर्जी इन एसएचएम, जिसके अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कराया था और टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाली थी। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने स्प्रिंग का एग्जांपल लिया था, और स्प्रिंग के अंदर हमेशा अगर मीन पोजीशन से कभी भी हम स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट स्प्रिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, और वो हमेशा जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी इट विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और एक्सेलरेशन भी जो आएगा वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहने वाला है। ये हमने किया था, और इसके थ्रू हमने जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, जो वैल्यू निकली थी वो हमारे पास आई थी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जो ये हमारे पास टोटल एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू, ध्यान से देखो, हाफ कांस्टेंट, m कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, a कांस्टेंट। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या यूनिफॉर्म पीरियोडिक मोशन है तो ओमेगा सेम रहेगा, सारी वैल्यूज कांस्टेंट, व्हिच प्रूव्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, काइनेटिक घटेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी, पोटेंशियल घटेगी, काइनेटिक बढ़ेगी। सिंपल। इसी चीज को हमने ग्राफिकली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। डन। इसके बाद हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है बच्चे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। आज हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू के लिए लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल। शुरू करते हैं, साथ के साथ नोट डाउन करेंगे बच्चे। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m executing SHM with amplitude of oscillation a, angular frequency ओमेगा। सिंपल चीजें जो थे, a हमारे पास क्या था? एम्पलीट्यूड आ गया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया, x हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। किसी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो x आ गई, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ठीक है, x क्या आ गया? a sin ओमेगा t, जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई dt। कल भी हमने यही किया था, है ना? तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव आया cos ओमेगा t, क्लियर है? और ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा ओमेगा साथ में मल्टीप्लाई होगा। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? सिंपल है ये स्टेप। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आएगी, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकता हूं मैं। अगर मुझे एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी? जो हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 से t के बीच में थी ओवर दी फुल साइकिल, उसको मैं अगर टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। हमने क्या किया हुआ है? 0 टू t हमने क्या किया? इंटीग्रेशन करी काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि स्मॉल टाइम के अंदर जो वेरिएशंस आई थी पोजीशन में उससे हमने वेलोसिटी निकाली। काइनेटिक एनर्जी जो निकली है वो उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल टाइम के रिस्पेक्ट में निकली। टोटल ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो 0 से t के बीच में इंटीग्रेट कर देते हैं और उसी को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, जब मैंने इंटीग्रेशन करी, देखो 0 से t, डिनोमिनेटर में इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधा सीधा t आ जाएगा, 1/t मैंने बाहर ही लिख दिया। और यहां k की वैल्यू हमने अभी निकाली थी
हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है? अब देखो यहां पर ना 1/2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, a कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, ये सारी जो वैल्यू कांस्टेंट है इसको मैं बाहर लिख लेता हूं, m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2t। सिंपल है, यहां तक ठीक है। अंदर बच गया cos स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब ये अपने आप में एक इंटीग्रेशन का पूरा क्वेश्चन बन गया है। क्या होता है इंटीग्रेशन के अंदर? अगर तुम +2 में जाओगे, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जब करोगे तो समझ में क्या आता है भाई, कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। साइन और कॉस में से अगर उसका स्क्वायर है तो डायरेक्ट हम उस पर चेन रूल नहीं लगा सकते। तो हम क्या करते होते हैं, कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 + cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, है ना। कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वो cos 2 थीटा के फॉर्मूला से, और फिर इंडिविजुअली 1/2 का इंटीग्रेशन अलग, cos 2 थीटा बाय 2 का इंटीग्रेशन होल का अलग, और उसको सॉल्व करेंगे, लिमिट्स डालेंगे 0 से t के बीच में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पूरा सॉल्व करके आंसर निकलता है। अब हम मैथ्स का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, और मेडिकल वाले बच्चे तो करेंगे भी क्यों। तो समझदारी क्या होती है, हम एक वैल्यू याद रख लेते हैं। क्या याद रखें? एवरेज वैल्यू। अगर मैं कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर की होल साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से t के बीच की अगर वैल्यू निकालूंगा तो सीधी वैल्यू आती है बेटा t/2। तो हम इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे पूरी, हम साइड में इस तरीके से लिख देंगे, और ये वैलिड स्टेप है, कोई गलत नहीं है इसमें, क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं यहां पे, पूरी एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 से t के लिए सीधी वैल्यू क्या निकलेगी, t/2। तो हम यहां पर जो इंटीग्रेशन थी हमारी cos स्क्वायर ओमेगा टी dt की, इसकी जगह पे हमने t/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये समझ में आया सबको कि ये t/2 कहां से आया? cos स्क्वायर थीटा की 0 से t के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो t/2 मिल जाती है। ठीक है, यहां पे जो एक कंप्लीट साइकिल था। डन। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 4। क्लियर है? t से t कट गया और 2 × 2 4 आ गया। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? ठीक है ना ये? हाँ जी, क्लियर है। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी एट टाइम t। अब हम क्या निकाल रहे हैं बच्चा? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए रहेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। यही थी पोटेंशियल एनर्जी, क्या थी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। कल हमने किया था ये डिराइव, निकली कहां से? अभी पोटेंशियल एनर्जी हम सॉल्व कर सकते थे ये भी। तो हमारे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, मैंने क्या किया, सिर्फ y की x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है ना। ये क्लियर है? जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने कल डिराइव करी थी, उसी डेरिवेशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकली थी हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। y लिख लो, x लिख लो, वो डिपेंड करता है हम किस हिसाब से कर रहे हैं, सिर्फ वो तो रिप्रेजेंटेशन है। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। डन। अब एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो सेम वही होगा, 0 से t के लिए इंटीग्रेशन करते हैं अपॉन टोटल टाइम, नीचे वाले का इंटीग्रेशन सीधा 1/t बनेगा। डन। और m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर ओमेगा t dt की इंटीग्रेशन करनी है 0 से t के बीच में, जिसकी एवरेज वैल्यू क्या निकलेगी बच्चा? t/2। क्लियर है? जिसकी एवरेज वैल्यू क्या निकलेगी? t/2। चाहे वो cos स्क्वायर थीटा है चाहे साइन स्क्वायर थीटा है, 0 से t के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए इनकी एवरेज वैल्यू मतलब ओवरऑल इंटीग्रेशन वैल्यू क्या निकलती है? t/2। ये बात समझ में आ गई है? तो वही कहानी थी, हम साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर भी नहीं सकते थे। साइन स्क्वायर को करने के लिए हमें cos 2 थीटा वाले फॉर्मूला से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 - cos 2 थीटा बाय 2 करके इंटीग्रेशन करनी पड़ती थी। पूरी स्टेप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t/2 ही आएगा। हाँ जी, इंटीग्रेशन के अंदर चेन रूल नहीं होता, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन होगा और अलग स्टेप्स होंगे, लेकिन हम इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं लगा सकते। क्लियर है? तो इसीलिए मैं यहां पे फिर बार बार बोल रहा हूं भाई, हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी इवन 12th क्लास के अंदर भी एक डेरिवेशन आएगी जहां पर हम एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालते होते हैं एसी चैप्टर के अंदर, वहां पर भी हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यूज की बात करेंगे, उनकी एवरेज की वैल्यू की बात करेंगे, उनके हाफ टाइम पीरियड के लिए और फुल साइकिल के लिए टाइम बात करेंगे। तो वहां पर भी हम इंटीग्रेशन की यही वैल्यू सीधा t/2 वाली वैल्यूज को यूज करेंगे। तो बेटर है डायरेक्टली याद रख लो। क्लियर है? तो साइन स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चा इस इंटीग्रेशन की? t/2। क्लियर है ये बात? तो जब हमने ये t/2 सब्स्टिट्यूट किया तो एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया? m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों एवरेज वैल्यू वाइज इक्वल आ गए।
m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4। किसी को परेशानी इसमें? डन है बच्चा? ठीक है। अब इसी के बेसिस पे जो हमने कल किया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज पोजीशन थी हमारे पास, वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन थी, उन्हीं के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है, अटेम्प्ट करेंगे साथ के साथ सारे। A particle executes SHM with a time period of 2 seconds and amplitude of 5 centimeter. Find displacement, velocity, acceleration after 1/3 seconds starting from mean position. करो बच्चा अटेम्प्ट, हर कोई कोशिश करो, जितना हो सके जितना आए अटेम्प्ट करो। सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारे पास है क्या? पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद द टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स, टोटल टी की वैल्यू 2 सेकंड्स दे रखी है, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर दे रखा है, स्मॉल ए की वैल्यू है। हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आफ्टर 1/3 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजीशन। ठीक है, करना स्टार्ट करो। कर लिया बच्चे सबने अटेम्प्ट? देखो इसके अंदर हमारे पास गिवन क्या क्या था, सबको पता चल गया। अपने पास टाइम गिवन था 2 सेकंड्स, ऐसा ही क्वेश्चन के अंदर है टोटल टाइम। एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है 5 सेकंड्स, ये भी क्लियर है ना। स्मॉल टी की वैल्यू, क्योंकि टाइम हमें बोला था आफ्टर 1/3 ऑफ अ सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, ये चीज क्लियर है। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या था बच्चे? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी, तो मैं a sin 2 पाई बाई कैपिटल टी टाइम्स टी लिख सकता हूं कि नहीं? अब इसमें एक बात बताओ, a की वैल्यू अपने को पता है 5, 2 पाई बाई कैपिटल टी की वैल्यू हमारे पास है 2 सेकेंड्स, और स्मॉल टी की वैल्यू क्या है? 1/3। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, समझ में आई ये बात? डायरेक्ट वैल्यू डाल दी, 5 sin 2 पाई बाई 2 इंटू 1/3। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 5 sin पाई बाई 3, पाई बाई 3 क्या होता है? 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू √3/2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 4.33 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत? सीधा सीधा था, फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है। वेलोसिटी क्या होता है? dy/dt, डेरिवेटिव कर दिया, a 2 पाई बाई टी cos 2 पाई बाई टी इंटू टी। अब देखो दो चीजें हैं, एक तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दूं, एक मेरे को क्या पता था, फॉर्मूला भी आता ही था, हमने वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो निकाला था। वेलोसिटी के फॉर्मूले में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैल्यू निकली थी और ओमेगा भी था, तो या तो मैं ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले में वैल्यू डाल दूं, या मैं सिंपल जो हमारे पास पोजीशन आई है उसका मैं डेरिवेटिव करके वेलोसिटी निकाल लूं और उसमें वैल्यू डाल दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 5 2 पाई बाई 2 cos 2 पाई बाई 2 टाइम्स 1/3, है ना? कर लोगे सॉल्व? किसी को दिक्कत? यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, पाई की वैल्यू अपनी सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7, क्यों? या 3.14, क्योंकि जब पाई रेडियंस में आएगा वो कब आएगा? जब एंगल की फॉर्म में रहेगा, पता है ना? पाई 2 से 2 कटा, cos पाई बाई 3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? cos 61/2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करेंगे, 7.86 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। कौन कर सकते हैं? डायरेक्टली करो, आंसर सेम आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं भी आगे चेक कर लेता हूं, ठीक है। ऐसे ही फिर एक्सेलरेशन आएगा, a इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है। अगर कोई और फॉर्मूला लगा के भी करना चाहता है, जो हमने डायरेक्ट डिराइव किया था, उसके अंदर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, जो ऊपर वाले क्वेश्चन पार्ट में निकला, हाँ निकल गया तुम्हारा, तो एग्जैक्ट आ रहा है, आएगा ही आएगा बच्चे। ऐसा देखो कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि एक फॉर्मूला से आए और दूसरे से ना आए, या तो हम कंसेप्ट खराब कर रहे होते, कुछ गलत कर रहे होते। कंसेप्ट वाइज कोई गड़बड़ नहीं है, तो सिर्फ कोई सिली मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन क्रॉस चेक करो। एक्सेलरेशन dv/dt, फिर डेरिवेटिव करते हैं वेलोसिटी का, तो माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर a sin 2 पाई बाई टी इंटू टी। सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, पाई की वैल्यू पता है, कैपिटल टी की है, स्मॉल टी की है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डायरेक्ट आंसर आएगा माइनस 42.77 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? कोई बच्चा जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि हम वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? सिंपल है बच्चा, कर लोगे। इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेना, अगर लगेगा तो इस टाइप के और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे हम, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल executes SHM on a straight line path. The amplitude of oscillation is 2 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते चला करो, उससे बार बार क्वेश्चन पढ़ने की मेहनत बच जाती है। एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। When the displacement of particle from the mean position is 1, क्या गिवन है? डिस्प्लेसमेंट आ गया 1 सेंटीमीटर। The magnitude of acceleration is equal to that of its velocity, क्या दे रखा है बच्चे? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड
इक्वल है। कब? जब डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर की। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ऑल्सो मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। क्वेश्चन समझ में आया बच्चे सबको? क्वेश्चन में मेन क्या दिया गया है भाई, हमें बोला है पार्टिकल है एसएचएम, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा है। एम्पलीट्यूड पहली बात तो ये गिवन है कि कितना है, 2 सेंटीमीटर, पहली चीज। दूसरी, जब डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर की है उस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। यही गिवन है कि जो एक्सेलरेशन है और जो वेलोसिटी है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। क्लियर है? एक चीज तो क्लियर समझ में आ रही है बच्चे, एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इक्वल है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल के इक्वेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट करते हैं, एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। याद करो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने वेलोसिटी को भी डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट कराया था, जो हम बात कर रहे थे ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, और हमने एक्सेलरेशन को भी रिलेट कराया था, है ना, ओमेगा स्क्वायर वाई के टर्म्स में। तो हमारे पास दोनों को अगर इक्वेट करोगे, वाई की वैल्यू ऑलरेडी है, वहां से ओमेगा निकल सकता है कि नहीं, क्योंकि सिंगल वेरिएबल वही बचा, और ओमेगा आ गया तो ओमेगा तो 2 पाई बाई टी होता है, तो वहां से टाइम की वैल्यू निकल जाएगी। टी आ गया, ओमेगा आ गया, एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब निकल गया। कर सकते हैं कि नहीं? करो अटेम्प्ट इसे। कर लिया बच्चे सबने अटेम्प्ट? देखो जो मैं बार बार बोल रहा था, क्या करना है तुम्हें, सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को इक्वेट करना है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को जब तुम इक्वेट करोगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, अगर डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू a sin ओमेगा टी है तो वेलोसिटी आई a ओमेगा cos ओमेगा टी, जिसको a ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी डाल के साइन की वैल्यू y स्क्वायर बाय a स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आया था। ये हमने तब भी डिराइव किया था जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम में रिलेशन निकाला था वेलोसिटी और पोजीशन के बारे के बीच में। तो ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूला किया हुआ है। अब फिर वापस से क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वेलोसिटी की वैल्यू है इसका फिर डेरिवेटिव करते हैं, तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन के अंदर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी का इंटू ओमेगा हुआ तो ए ओमेगा स्क्वायर आया, और ए साइन ओमेगा टी को माइनस वाई लिख दिया। किसी को दिक्कत? अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो इक्वल है, तो इक्वेट कर देते हैं सीधा सीधा। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अगर इक्वेट करोगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वेट करो, और y की वैल्यू 1 गिवन है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या दिक्कत है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके कर लो, या वो तुम्हारा अपना पार्ट होता है कि किस तरीके से तुम्हें सिंप्लीफिकेशन करनी है। वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1, डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है ना, जो अपनी डिस्प्लेसमेंट थी वो 1 सेंटीमीटर की थी, y की वैल्यू 1 पुट कर दी, a की वैल्यू 2 गिवन थी, सब्स्टिट्यूट करो, ओमेगा निकल गया √3। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा क्या था 2 पाई बाई टी, रीअरेंज करा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा आया, ओमेगा की वैल्यू तो √3 थी। क्लियर है? पाई की वैल्यू √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करो, कैलकुलेशंस तुम्हारा पार्ट, 3.63 सेकंड्स निकाल लोगे। क्लियर है? कोई बात नहीं, वैलिड। समझ में आई ये बात? इसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा। याद है मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या होना था, मैक्सिमम वेलोसिटी कब आती है बच्चे, जिस टाइम पे हमारे पास साइन 90, या फिर हम क्या कह रहे थे, जिस टाइम पे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या थी। देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जब मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे थे तो मीन पोजीशन पे होना चाहिए, मीन पोजीशन पे y की वैल्यू 0 थी, किया था हमने ये कल भी। अगर y की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो ओमेगा ए आएगा कि नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सीधा सीधा उसके अंदर, ए ओमेगा में ए अपने पास है 2, ओमेगा की वैल्यू √3, डन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ गया। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, देखो बच्चे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है हमारा, मीन पोजीशन पे ही, है ना। मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारा आएगा जिस टाइम पे वो मीन पोजीशन की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो मीन पोजीशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे नहीं आ रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ रहा है जिस टाइम पे वो एक्सट्रीम के पास पहुंच गया, क्योंकि रिटार्डिंग मोशन था वो एग्जैक्टली वहां से एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा। फिर समझ रहे हो, माइनस में है ना वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर ओमेगा, तो एक्सट्रीम पे जब y की वैल्यू a होगी
उस वक्त हम उसको क्या कहेंगे कि वो मैक्सिमम पोजीशन पे, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा जब नेगेटिव की वजह से, जब वो सबसे ऊपर पहुंचेगा। समझ रहे हो, नेगेटिव साइन की वजह से कि मैग्नीट्यूड वाइज जितना छोटा होगा उतनी वैल्यू बड़ी होगी। तो मैक्सिमम कब आएगा, जब y की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करी, ओमेगा स्क्वायर a, दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चा सबको, पक्का? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आता है बच्चा फोर्स लॉ ऑफ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। अब यहां से अपने पास एक टॉपिक शुरू होता है जहां पे हम अलग अलग तरीके के एसएचएम्स के अंदर टाइम पीरियड निकालना शुरू करेंगे। अपने पास सबसे पहले देखो, सपोज इनिशियली अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एंड द फोर्स ऑन द बॉडी बैलेंस व्हेन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू द बॉडी। पहला केसेस क्या है, देखो एक बॉडी है, इनिशियली इट इज इन इक्विलिब्रियम एंड द फोर्सेस ऑन द बॉडी आर बैलेंस्ड। यही होता है इक्विलिब्रियम का मतलब, ये होता है कि नेट अलजेब्रिक सम फोर्सेस का जीरो हो या सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हो, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहेंगे, बॉडी इक्विलिब्रियम में। अब अगर मैं उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस करूं, इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, देयर इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट गिवन टू द बॉडी, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के इन्फ्लुएंस में वो वापस अपने मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, इफ द फोर्स इज स्टिल बैलेंस, अगर जब हमने हल्के से डिस्प्लेसमेंट दे दी, फोर्सेस फिर भी बैलेंस है डिस्प्लेसमेंट के बाद भी उस नई पोजीशन पे भी, देन द बॉडी विल कम टू रेस्ट, है ना, इन न्यू पोजीशन। इन दिस केस द बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आया? मैं क्या बात कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट है, इक्विलिब्रियम में था, रेस्ट पर था क्योंकि सारी फोर्सेस बैलेंस थी, हमने एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फोर्स लगाई और उसको एक जगह पर लेकर गए और वहां छोड़ दिया। अगर उस पॉइंट पर अभी भी सारी फोर्सेस बैलेंस्ड है तो क्या होगा, वो वहीं रुक जाएगा, वापस नहीं आएगा। क्योंकि वापस कब आता, अगर वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स होती और मेरी डिफॉर्मिंग फोर्स या उसके एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वो काम करती, मेरे फोर्स हटाते वो वापस लाती वहां पर। तो लेकिन नई पोजीशन पर अभी भी ओवरऑल सारी फोर्सेस आपस में क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। नेट अलजेब्रिक सम एक्सटर्नल फोर्सेस का जीरो हो गया। क्लियर है? तो मैंने जो वर्क डन किया बस वो किया और वो ऑब्जेक्ट उस नई पोजीशन पे रेस्ट पे आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है बच्चे ये बात? फिर है, इफ द नेट फोर्स प्रोड्यूस्ड इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इफ द नेट फोर्स प्रोड्यूस्ड, अब क्या है, जब हमने उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के कहीं डिस्प्लेस किया और वहां पे छोड़ा, तो कोई जो नेट फोर्स है इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन द बॉडी विल मूव ऑनवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन दिस केस द बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने क्या बात करी, एक ऑब्जेक्ट था, वो यहां रेस्ट पर था क्योंकि सारी फोर्सेस इक्वल थी, बैलेंस था, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई और उसको एक पोजीशन पे मूव किया। मैंने धक्का देके छोड़ा है अभी, तो इस पोजीशन पर वो अभी रेस्ट पे नहीं आया। क्यों? मैंने जो फोर्स लगाई है उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो मेरी फोर्स की ही डायरेक्शन में होती जाएगी, वो चलता जाएगा आगे तक, क्योंकि उस पर अभी भी फोर्स का इफेक्ट है। उस वक्त वो बॉडी क्या कहलाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मूव होता जा रहा है। फिर आता है हमारे पास, इफ द नेट फोर्स प्रोड्यूस इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब एसएचएम वाला केस बन रहा है एग्जैक्टली स्प्रिंग वाला केस, कि अगर हमने मेन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कर दिया, मेरी फोर्स के या मेरी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स बनेगी कि नहीं। अब जैसे ही मैं डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा, तो जैसे ही छोड़ देंगे हम, क्या बनेगा, देन द बॉडी विल रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इन दिस केस द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? वो जैसे ही हम अपनी डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर है? ये रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, अपने को पता है F इज इक्वल टू y, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं जो k रहेगा। एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर y के इक्वल होती है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर y। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, फोर्स की वैल्यू ky, एक्सेलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर y विद नेगेटिव 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 कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकली k/m। किसी को इस स्टेप में दिक्कत आ रही है? बहुत सीधी सीधी चीज है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं,
है ना। हमने क्या किया, जो अपने पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी ओमेगा स्क्वायर वाई, और जो हमें पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट थी बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसको हमने F इज इक्वल टू माइनस के वाई से लिखा था। इन दोनों वैल्यूज को हमने सिर्फ क्या किया है, इक्वेट किया है। इक्वेट किया तो यहां से ओमेगा की वैल्यू निकली है के बाय एम। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, या एसएचएम कांस्टेंट, और एम क्या है, मास। तो ओमेगा निकल गया टी की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा और 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय के। ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, तो टी की वैल्यू क्या निकल गया, 2 पाई इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। अब ये क्या चीज लिख दी मैंने, ध्यान से नोटिस करना। यहां पर जो मास है वो क्या होता है, इनर्शिया फैक्टर, जिसकी वजह से इनर्शिया होता है, और जो के है वो क्या होता है, स्प्रिंग फैक्टर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हर एसएचएम के लिए। ये सिर्फ इस केस की बात नहीं है, ये स्प्रिंग का केस आएगा, पेंडुलम का केस आएगा, या कोई भी जो हम आगे फर्दर केसेस करेंगे जहां पर भी कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम में है, वहां के लिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। क्लियर है, नोट डाउन करो। तो यहां तक टाइम पीरियड हो गया बच्चे, पता चल गया। अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा अपने पास, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। ये समझ में आ गया, पक्का। अब देखो बच्चा, सिंपल पेंडुलम से स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूला को सबने लिख लिया है, समझ लिया ये आया कहां से। इसी फॉर्मूला को अब हम अलग अलग केसेस के अंदर अप्लाई करने लगेंगे। हम हर केस में क्या करेंगे, इनर्शिया फैक्टर और स्प्रिंग फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम से। तुम्हें सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, याद है? याद करो, अगर जो तुमने जिस टाइम पे जब +1 स्टार्ट करी थी, तो सबसे पहले तो हमने जो अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन था उसके अंदर डायमेंशन फॉर्मूला के बेसिस पे हमने सबसे पहले यही कहा था भाई ये फॉर्मूला ठीक है कि नहीं बताओ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जो टाइम पीरियड की वैल्यू निकालते थे, फॉर्मूला है ना, आ कहां से रहा था। और अगर वो फॉर्मूला हम डायमेंशनली ना निकालें, हमने डायमेंशंस के बेसिस पे वो डिराइव तो किया ही था, लेकिन अगर डायमेंशंस के अलावा डिराइव करें तो अब पता चलेगा उसका ओरिजिन कहां से था। और साथ में उसी के अंदर यही इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर किस तरीके से लगेगा। पेंडुलम हम सबको पता है होता क्या है ना, अपना पूरा चैप्टर ही इसी के गेम पे चल रहा है सारा। तो पेंडुलम अपने पास क्या, सीधा सा एक हैवी मास ऑब्जेक्ट जिसको हम बॉब कह रहे हैं, स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड, और वो मूव कर रहा है, ऐसा है ना। यही अपना सिंपल पेंडुलम है। अब ये जो पेंडुलम है, अगर वो किसी पोजीशन पे है यहां पर, तो देखो इसके अंदर इस स्ट्रिंग में टेंशन है, तो एक तो इधर आएगा तो वो टेंशन जा रही है जो टुवर्ड्स द सेंटर जा रही है, जिस पॉइंट पे ये फिक्स्ड है। वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा इसका, तो इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। ये बात समझ में आ रही है। अगर यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये देखो यहां पर अपने पेंडुलम का मास कहां जा रहा है, नीचे की साइड। एंगल पे कितने पे इंक्लाइंड है, थीटा पे। एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहां से सेम अगर यहां लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल और वो एंगल सेम होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अब इस mg के दो कंपोनेंट, एक mg sin थीटा इधर, एक mg cos थीटा इधर। किसी बच्चे को इस कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, ये बात समझ में आ रही है कंपोनेंट कैसे बन रहा है। जो हमारे पास वेट बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, इसके दो कंपोनेंट mg sin थीटा और mg cos थीटा। cos थीटा कहां लगता है, जो बेस वाला कंपोनेंट रहेगा, और परपेंडिकुलर वाला साइन कंपोनेंट। डन। अब ये जो mg sin थीटा है, ये रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, और mg cos थीटा टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा। ऐसा ही होता है, अगर जो हमारे पास फोर्सेस इक्वेट करें तो एग्जैक्टली mg cos थीटा टेंशन प्रोवाइड कर रहा होगा और mg sin थीटा रीस्टोरिंग फोर्स वाला काम कर रहा होगा। अपने पास क्या है, m is the mass of the bob, l is the length of the simple pendulum, resolving mg into rectangular component at extreme position p, mg cos theta acts along pa, mg sin theta acts along pb, t is the tension। तो टेंशन किसके इक्वल है, सीधा सीधा mg cos थीटा के इक्वल। और जो mg sin थीटा है वो रीस्टोरिंग टॉर्क दे रहा है, उसी के इन्फ्लुएंस में आकर, इसी के इफेक्ट में वो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg sin थीटा टाइम्स l। अब ये नेगेटिव साइन शोज दैट टॉर्क एक्ट्स टू रिड्यूस थीटा। ये जो नेगेटिव साइन हमने एक्स्ट्रा लगाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो हमेशा इस एंगल को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ये होता भी है, अगर यहां पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क का काम क्या है, वो हमेशा इसको, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन के साथ एंगल बन रहा होगा, वो हमेशा उसको कम करने के लिए काम कर रहा होगा, इसीलिए वो हमने नेगेटिव साइन लगाया। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, F क्रॉस आर। F इज द फोर्स
विच इज एक्टिंग टेंजेंशियल, एक्टिंग इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसा ही है ये। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, L। तो इस F को L से मल्टीप्लाई करूंगा तो टॉर्क आएगा, और नेगेटिव साइन का कंसेप्ट तुम्हें पता चल गया। तो F की वैल्यू है mg sin थीटा, टाइम्स L किया तो टॉर्क की वैल्यू आई। किसी बच्चे को इसमें परेशानी आ रही है, ड्रॉ करके लिख के दिखाने की जरूरत तो नहीं है अभी। F क्रॉस R होता है, जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो FR sin थीटा, theta is the angle between the force and the perpendicular distance from the axis of rotation. Since it is in the tangential direction, यह एंगल बनेगा 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू बनेगी 1, इसलिए हमने सीधा फोर्स इंटू L कर दिया, और फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा टाइम्स L। डन। तो ये हमारे पास mgl sin थीटा आ गया कि नहीं, पक्का। अब sin थीटा को मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख लेता हूं। मान लेते हैं एक स्मॉल एंगल है, तो sin थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय थीटा अलोन। तो टॉर्क की वैल्यू आई है -mgl थीटा। टॉर्क बेटा जिस टाइम पे बहुत छोटा एंगल होता है तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू रेडियंस में होगी, और साइन थीटा की उस रेडियन के लिए जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी, ठीक है। तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली थीटा से रिप्लेस करते हैं। तो जो हमारे पास mgl साइन थीटा था वो mgl थीटा से हमने रिप्लेस किया। अब जब mgl थीटा से हमने रिप्लेस किया, यहां कांस्टेंट देखो क्या क्या है, यहां पर m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, इस सारी कांस्टेंट वैल्यू को हम पुट कर देते हैं k। हमने इन सारी कांस्टेंट वैल्यूज का क्या नाम रख दिया, k। तो हमारे पास टॉर्क आ गया -k थीटा। किसी को इसमें परेशानी, ये जो k है वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट या SHM कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट या SHM कांस्टेंट हर केस के लिए उस कांस्टेंट वैल्यू की ही, मतलब जो भी हमारी वैल्यू होगी जिसके ऊपर अपना SHM डिपेंड कर रहा है, ओवरऑल उसी की वैल्यू हमने निकालनी है। अब इनर्शिया फैक्टर क्या आएगा, इनर्शिया फैक्टर आएगा बच्चा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉब अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। याद है, अगर वो यहां पर ध्यान से देखो, ये कोई लीनियर मोशन तो नहीं है, ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली रोटेशनल है कि नहीं, रोटेशनल मोशन है अबाउट द एक्सिस। अगर रोटेशनल मोशन है तो रोटेशनल मोशन में जो मास होता था उसका एनालॉगी क्या होता था, हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पढ़ा था कि जो मास था उसका, जैसे फोर्स का एनालॉगी हमारे पास क्या था यहाँ पे टॉर्क, ऐसे ही हमारे पास मास की जगह पे इनर्शिया फैक्टर का कौन होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था बच्चे, mr², m इज द मास और r क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर है ये। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉब आया है वो क्या निकल गया, ml²। डन है। k क्या निकला, mgl। k क्या था, स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर क्या निकला, ml²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं टाइम के फॉर्मूला में। टाइम का फॉर्मूला क्या था हमने जो अभी निकाला था SHM के लिए, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर इज ml², स्प्रिंग फैक्टर इज mgl, l से l कैंसिल आउट, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g। यही था जो हमारा फॉर्मूला था, जिसको हमने किससे डिराइव किया था, पहले डायमेंशन से। और इसी की हमने चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला वाला जो क्वेश्चन था वो भी किया था, ठीक है। तो वो बेसिकली आता यहां से है वो फॉर्मूला। क्लियर है बच्चा। अब यहां एक चीज दिख रही है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ l। जितना जितना लेंथ बढ़ती जाएगी टाइम उतना बढ़ता जाएगा, है ना, जितना लेंथ बढ़ती जाएगी उतना टाइम इंक्रीज होता जाएगा। तो अब देखो, एज t is directly proportional to length, therefore t must increase in the value of length, that is effective length of simple pendulum जितनी बढ़ती जाएगी उतना टाइम बढ़ता जाना चाहिए। It does not mean that if L approaches to infinity t will becomes infinite. In fact, it is not valid for pendulum whose effective length is greater than radius of earth. Radius of earth के accordingly this shows that t increases up to a certain limit only। ये याद रखेंगे, ये वाला जो रिलेशन बनता है वो सिर्फ तब तक रहेगा जब लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इफेक्टिव लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ से कम रहेगी। ऑब्वियसली बात है, इतने ऊपर जाके वैसे पेंडुलम लटका कौन रहा है, अगर लटकाएंगे तो भाई वो सिर्फ तब तक टाइम इंक्रीज करता जाएगा जब तक हम रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर जा रहे हैं। अगर रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा बड़ी स्ट्रिंग हो जाए तो ये रिलेशन वैलिड नहीं रहेगा। क्लियर है। इफ लेंथ इज वेरी मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ,
then the effective length L dash of the simple pendulum can be given by 1 by L dash is equal to 1 by L plus 1 by RE। तो ओवरऑल मिला के हमने क्या किया, सॉल्व किया, L डैश की वैल्यू ये निकलेगी जो इफेक्टिव लेंथ। क्लियर बात है बच्चा ये? ठीक है। इसी के बेसिस पे देखो, अगर सेकंड्स पेंडुलम की बात करें, अब सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, इट इज दैट सिंपल पेंडुलम उस टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज 2 सेकंड्स। ये कहीं लिख लो, ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली दे दिया जाता है कि एक केस होगा, एक क्वेश्चन होगा और वहां लिखा आएगा इन दिस सिंपल पेंडुलम, और वो सिंपल पेंडुलम सेकंड्स पेंडुलम लिखा होगा। तो सेकंड्स पेंडुलम का मतलब क्या है, जहां पर टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन हमेशा क्या होता है, 2 सेकंड्स। तो एक तरह से हमें क्वेश्चन में हिंट दे रखी है वो कि जो टाइम पीरियड है वाइब्रेशन का वो कैपिटल टी की वैल्यू 2 सेकंड्स है। क्लियर है? If the bob of such pendulum while oscillating passing through the mean position after every 1 second and it beats seconds, putting 2 is equal to 2 second, g is equal to 9.8, तो हमारे पास जो लेंथ निकलेगी वो कितने निकलेगी, 99.3 सेंटीमीटर। इसको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया जा सकता है ना। अगर जो तुम्हें बोला जाए कि सेकंड्स पेंडुलम है तो उसके अकॉर्डिंगली तुम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकाल सकते हो। हेंस द लेंथ ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम where g is 9.8 is 99.3 centimeter. The length of seconds pendulum changes with the change in the value of acceleration due to gravity from place to place. Done है बच्चा? फिर when the simple pendulum is mounted on a trolley which is moving on an inclined plane of theta. ये देखो, ये काफी सारे ना केसेस हैं बच्चा नोट्स के अंदर। ये मेनली क्या रहेंगे, ये डायरेक्ट रिलेशंस हैं जो हमें याद करने हैं, इनको डिराइव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनको फॉर्मूला शीट में अपना लिख के रखेंगे और फिर इनको क्वेश्चंस की फॉर्म में, जब देखो ये मेनली क्वेश्चंस कौन से हैं जो कॉम्पिटिटिव के अंदर रहेंगे, नीट और जेईई के अंदर रहेंगे, तो उनके लिए ये सारे केसेस हम लिख के रखेंगे। क्लियर है? ये इनकी डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, सीधा सीधा ये जो केसेस हैं इनके फॉर्मूलाज को पेन डाउन करके रखेंगे बच्चा। क्लियर है? द पेंडुलम क्लॉक विल बी स्लोड डाउन इफ देखो, पेंडुलम क्लॉक विल बी लूजिंग टाइम एट हिल्स इनसाइड और इनसाइड द माइंस। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? पेंडुलम क्लॉक क्या होती है, अपने को पता है पेंडुलम क्लॉक क्या है। अब पेंडुलम क्लॉक के अंदर देखो, अगर हम फॉर्मूला की बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, एल चेंज नहीं हो रहा, 2 पाई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जी चेंज हो रहा है कि नहीं? अगर हम हिल्स पे जाते हैं तो हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है, माइन खोद के अंदर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है। याद है ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। दोनों केसेस में जी की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी, जी की वैल्यू रिड्यूस होगी तो टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, सिंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी। क्लियर है ये बात? चलो, इसके बाद हमारे पास बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।